26 भयानक मंजर। सौरभ और पुरुषोत्तम ने देखा कि जिस जगह पर प्रिंसिपल का घर होना चाहिए था, इस जगह के जमीन पर हर ओर बड़े बड़े गड्ढे और कुछ इंसानों के शरीर के हाथ और पैर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने देखा कि रोनन अपने हाथ में एक तलवार लिए है और उसके पैरों के नीचे दो लोग बेहद गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं। वो मरे हैं कि जिंदा है, कुछ पता नहीं। आइए जानते हैं ये शांत सी जगह इस स्थिति में कैसे पहुंची। रोनन चुपचाप शांति से बैठे हुए अपने स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसे ये भी पता चला कि कोई उसके माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन कौन थे ये भी उसे नहीं पता है। रोनन के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि क्यों उसे उस घर में जाने के तुरंत बाद ही वो आभा महसूस हुई। अब उसके मन में असुनहरे आयाम में मिले उस बूढ़े के अस्तित्व पर भी कई सवाल पूछने थे, लेकिन वो किससे पूछे। रोनन इन्हीं सोच में गुम था कि उसके ऊपर एक जाल कहीं से अचानक से गिर गया। रोनन का अपनी आसपास हो रही चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो कहते हैं न, जब इंसान अपनी परेशानी में खोया हो तो उसे समय और जगह का कुछ पता नहीं चलता। इसी वजह से किसी ने उस पर शायद वो हमला किया। रोनन जब अपने सामान्य स्थिति में होता है तो उसे अपने आसपास हो रही सभी चीज़ों का अनुमान रहता है। वो जाल जैसे ही रोनन पर गिरा, उस जाल ने रोनन को हर ओर से कसना शुरू कर दिया और एकदम रोनन के शरीर से जैसे चिपक सा गया। रोनन उस जाल में कई ताकतवर ऊर्जा प्रतिरोधक शक्ति भी महसूस कर सकता था, जो किसी इंसान की ताकत को रोकती है और उसे एक सामान्य इंसान की स्थिति में पहुंचा देता है। रोनन को जब तक पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक तो वो जाल उसे पूरी तरह कस चुका था। रोनन चाहता तो इस जाल को बस यूं ही खत्म कर सकता था, क्योंकि ये जाल एस्लोन के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन रोनन ऐसी दुनिया से था जहां इस जाल का उपयोग लोग उस दुनिया के लोग मामूली जानवर पकड़ने के लिए किया करते थे। रोनन उन लोगों को देखना चाहता था जिसने ये काम किया था, और रोनन को ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा क्योंकि दोषी खुद सामने आ गए थे। रोनन ने देखा कि उसके सामने वाले पेड़ की ओट से दो लोग सामने आए। एक को रोनन जानता था, ये गिरीश का छात्र सीमांत था, और उसके साथ एक 40 वर्ष का कोई व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक तलवार से कटे हुए का निशान था। इस व्यक्ति की ताकत कुछ हद तक गिरीश की जैसी ही थी या उससे थोड़ी ज़्यादा थी। सीमांत ने आते हुए कहा, क्यों, आश्रम के लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे, अब कहाँ गया तुम्हारा सारा घमंड। अगर तुम बूढ़े पुरुषोत्तम से बोलकर मेरे टीचर को आज़ाद करवा दो और उन्हें प्रिंसिपल बनने के बोल दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हाँ, बस तुम्हारे हाथ और पैर ही बस तोड़ दूंगा। ये बोलकर सीमांत जोर जोर से हंसने लगा। रोनन उसकी बातों को सुनकर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो अब, जो इस लंगूर का साथ दे रहे हो। ये तो मुझे शुरू से ही बेवकूफ़ लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस जैसे लंगूर का भी कोई साथ देने वाला होगा। दूसरे व्यक्ति ने जब ये सुना तो रोनन को गौर से देखा और बोला, सही सुना था मैंने सबसे, तुम वास्तव में घमंडी तो हो। जो व्यक्ति खुद कैद में होकर भी सामने वाले की खिल्ली उड़ा रहा हो तो उसे घमंडी कहूँ या कुछ और समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कई लोगों का घमंड उतारा है तो ये मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। उस व्यक्ति को शायद अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने जाल को देखा और फिर निश्चिंत हो गया। रोनन ने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर कहा, क्या तुम्हें अपने इस मामूली से जाल पर पूरा यकीन है कि तुमने मुझे कैद कर लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक दूर भाग गया होता। उस व्यक्ति ने रोनन की बातों को सुनकर आश्वस्त होकर कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है इस जाल पर। बच्चे, तुम इसे कोई मामूली जाल समझने की भूल मत करना। ये एक चतुर्वेदी परिवार की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। इस जाल से मेरे पूर्वजों ने कई राक्षसों को भी पकड़ा है। तुम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हो। रोनन ने उसकी मूर्खता पर सिर हिलाया और अपने हाथों को जाल के अंदर से ही फैला दिया और वो जाल टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। जो देखकर सीमांत और उसका चाचा हक्के बक्के रह गए। दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके आंखों में अविश्वास और हैरानी देखी जा सकती थी। रोनन ने उन्हें देखते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को सुना ही नहीं। खैर, अब उसके लायक तुम बचोगे भी नहीं। इतना बोलकर रोनन ने तलवार निकाली और दूसरे हाथ से कुछ इशारा करके चुटकी बजा दी। चुटकी बजाने से उस क्षेत्र के चारों ओर एक ऊर्जा जाल का निर्माण हो गया। रोनन ने उन्हें देखते हुए ही हवा में 8 बार तलवार चलाई और उसके तलवार चलाने के कुछ देर बाद ही कई लोगों की चीखने और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सीमांत के साथ आए अन्य लोगों की थी जो अब तक छिपे हुए थे। उन सब के पास से अचानक एक तेज हवा गुजरी, जिस वजह से किसी के पैर कट गए तो किसी के हाथ। जो व्यक्ति सीधा खड़ा था उसकी तो गर्दन ही धड़ से अलग हो गई। ये मंजर एकदम भयानक था, क्योंकि हर ओर से चीख पुकार मच रही थी और खून की बूंदें निकलती आ रही थी। ये देख रहा सीमांत की तो हवा टाइट हो गई, लेकिन उसका चाचा एकदम शांत था। शायद उसके लिए ये नज़ारा कुछ खास नहीं था। उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाल ली। रोनन ने जब देखा कि वो व्यक्ति अब भी लड़ने के लिए आतुर है तो रोनन ने अपनी अंगुली उठाई और उसके ओर कर दी। रोनन के अंगुली से एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा निकला और इस व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा और जिस हाथ में उसने तलवार लिया था उस हाथ को जड़ से काटते हुए निकल गई।
उस व्यक्ति की तलवार नीचे गिर गई और उसके कंधों में से खून का पिचकारी सा निकलने लगा। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से उस खून को ढका ताकि और खून न बह सके, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। वैसा ही एक और बर्फ का नुकीला टुकड़ा उसके पैरों के पास आया और उसके दाईं पैर में एक बड़ा सा छेद करता हुआ निकल गया। वो आदमी एक पैर से अपना नियंत्रण नहीं बना सका और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। वहीं दूसरी ओर रोनन उस व्यक्ति की बिना देखे सीधा सीमांत के पास अचानक से प्रकट हुआ और उसके मुंह को एक ही हाथ से पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे टीचर को तो उस बूढ़े ने बचा लिया था, तुम्हें कौन बचाएगा। सीमांत का डर से हालत खराब था, उसके मुंह पर रोनन का हाथ था तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। रोनन ने उसे एक ही हाथ से उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। सीमांत जमीन से टकराया, उसे लगा था कि उसकी मौत ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन वो जैसे ही जमीन से टकराया, जमीन हिलने लगी और वहां एक गड्ढा सा हो गया। वो गड्ढे में गिरते गिरते बचा और झट से जमीन पर कूद गया। वो दोनों चाचा भतीजा तेजी से घिसटते हुए रोनन के पास आए और उन्हें माफ करने के विनती करने लगे। क्या सीमांत और उसके चाचा ने बदले की भावना को त्याग दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो यहाँ से जीवित निकलना चाहते थे और किसी तरीके से बाहर जाकर रोनन को मारने का दूसरा प्लान बनाने वाले थे। उनकी आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी तो वो इसे आसानी से कैसे भूलने वाले थे। क्या सीमांत और उसके चाचा ने बदले की भावना को त्याग दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो यहाँ से जीवित निकलना चाहते थे और किसी तरीके से बाहर जाकर रोनन को मारने का दूसरा प्लान बनाने वाले थे। उनकी आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी तो वो इसे आसानी से कैसे भूलने वाले थे। रोनन ने देखा कि ये दोनों अब भी दिल से नहीं माफ़ी मांग रहे हैं तो उसने तलवार उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की ही थी कि तभी वहाँ सौरभ और पुरुषोत्तम आ गए। पुरुषोत्तम ने रोनन के पास आते हुए कहा, यहाँ क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। रोनन के पास इतना फालतू समय नहीं था तो उसने सीमांत की ओर इशारा करते हुए कहा, उनसे पूछिए क्या हुआ यहाँ पर और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। रोनन के अनुसार प्रिंसिपल का घर पूरी तरह से आश्रम का सबसे सुरक्षित स्थान माना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना किसी खबर के यहाँ तक आ गए और किसी को पता तक नहीं चला। ये सीधा सीधा आश्रम की लापरवाही का नतीजा था। अगर प्रिंसिपल ही सुरक्षित नहीं है तो आम छात्रों का क्या होगा? पुरुषोत्तम भी शायद रोनन के बोलने के तरीके से समझ चुका था कि वो क्या कहना चाह रहा है। पुरुषोत्तम उन लोगों की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम लोग खुद से बोलोगे या मैं कुछ और तरीके अपनाऊं? उद्धरण चिन्ह। सीमांत के चाचा को भले आश्रम के तरीके न पता हो, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल का छात्र था तो वो जानता था कि आश्रम में दोषियों से कैसे सच उगलवाया जाता है। सीमांत ने तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया और बताया कि उसने कैसे गिरीश के खास आदमी के सहायता से आश्रम के अंदर अपने चाचा और उनके लोगों को बुलवाया और यहाँ तक पहुँच गए। पुरुषोत्तम ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा एकदम से बढ़ गया। ये उसके आश्रम की सुरक्षा पर सीधा हमला था, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपने जेब से एक टोकन सा कुछ निकाला और उसे तोड़ दिया। टोकन के टूटते ही पूरे आश्रम में जोर जोर से घंटियां बजने लगी। ये घंटी बजने का मतलब होता था कि आश्रम में कुछ बड़ी घटना हुई है या आश्रम पर कोई खतरा आया हुआ है। ये घंटी पिछली बार 19 वर्ष पहले बजी थी और आज फिर से बजी है। सभी छात्र और शिक्षक अपने अपने कामों को छोड़कर बाहर आ गए और आपस में चर्चा करने लगे और सभी जानने के लिए भी उत्सुक थे कि ये घंटी किसने और क्यों बजाए। जहां एक ओर ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर रोनन का सारा ध्यान उस गड्ढे की ओर था जहां सीमांत गिरने वाला था। पता नहीं क्यों रोनन को ये गड्ढा कुछ अजीब सा लग रहा था। इस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था और उसमें से बेहद तीक्ष्ण ऊर्जा निकल रही थी, जैसे मानो अंदर शक्तियों की कोई खदान रखी गई हो। उसे लग रहा था कि इस गड्ढे से कोई उसे आवाज दे रहा हो। रोनन को याद आया कि सोनपुर के राजा ने भी उससे एक गड्ढे की बात की थी और इस आश्रम में कोई गड्ढा अचानक से आ गया। इसका मतलब कि ये गड्ढा पहले से ही यहाँ था, लेकिन लोगों ने सही से इस जगह की जांच नहीं की। रोनन की उस गड्ढे से एक बहुत ही जानी पहचानी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी, ऐसी ऊर्जा जो उसे अपने लोक से या स्वर्ग लोक से आती हुई महसूस होती थी। रोनन सोच रहा था कि क्या उसे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। 27 रोनन की परीक्षा। रोनन को उस गड्ढे की ओर इतनी ध्यान से देखते हुए सौरभ ने पूछा, क्या देख रहे हैं आप? रोनन ने सौरभ की ओर देखते हुए कहा, जब मैंने पूछा था आपसे कि क्या उस बारिश के बाद कोई गड्ढा भी हुआ था तो आपने मुझे नहीं बोला था, लेकिन यहाँ देखिए, ये वही गड्ढा है जिसकी बात मैं कर रहा था। सौरभ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये गड्ढा अचानक से कैसे यहाँ आ गया और ये पहले से यहाँ था या नहीं, इसकी जानकारी भी उसे नहीं थी। सौरभ ने कहा, हम सब ने आखिरी बार आश्रम की अच्छे से जांच पड़ताल की थी, लेकिन ये प्रिंसिपल का घर था तो इस जगह पर सही से जांच नहीं हुई होगी या लोगों ने इसे देखा ही नहीं होगा। रोनन सौरभ की आंखों में सच्चाई देख सकता था तो उसने भी इस मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाया। उसने अपना मन पक्का कर लिया था कि उसे इस गड्ढे में जाना है और वो इस गड्ढे का सच जानकर ही रहेगा। रोनन ने सीमांत की ओर देखते हुए पुरुषोत्तम से कहा, आप इन दोनों के साथ क्या करने वाले हैं? अगर कोई समस्या है तो मैं इस मामले को खुद ही सुलझा सकता हूँ।
सौरभ को तुरंत याद आया कि मलखानपुर के राजा का क्या हाल हुआ था, तो उसने तुरंत कहा, आप निश्चिंत रहिए, आश्रम इनसे जुड़े सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा और आपके लिए एक अलग घर की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। आप ये मुद्दा हम पर छोड़ दीजिए। पुरुषोत्तम भी सौरभ की डरी हुई शक्ल देखकर समझ गया कि जरूर कुछ ऐसी बात हुई है जिस वजह से सौरभ के शक्ल पर 12 बज गए। रोनन की सजा देने वाली बात पर उसने ये बात बाद में पूछने का सोचकर कहा, आप सब भी चलिए, आज नए छात्रों को और आश्रम से जुड़े कुछ गद्दारों को सजा देना है। पुरुषोत्तम के कहने पर सभी उसके साथ चल दिए। रोनन उनके साथ नहीं गया। उसने ये बोल दिया कि उसे कुछ जरूरी काम है और वैसे भी ये मुद्दा आश्रम का था और अब तो उसे पता चल गया था कि उसका इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। उन सब के उस जगह से जाने के बाद रोनन ने कुछ सोचा और सीधे उस गड्ढे में कूद गया। रोनन के जाने के बाद उस जगह पर खामोशी छा गई और इधर दूसरी ओर रोनन उस गड्ढे ने गिरता ही जा रहा था। वो गड्ढा एक सुरंग जैसा था जिसकी सतह एकदम चिकनी थी। रोनन कुछ देर तक गिरा और उस सतह पर गिरते ही वो एक दिशा में बढ़ने लगा। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। उसे फिसलते हुए कुछ 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी भी उसकी रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। रोनन जितना आगे बढ़ता जा रहा था, उसे अपने लोक की आभा और तेज महसूस हो रही थी। दरअसल रोनन के लोक को पुण्य भूमि या दिव्य लोक कहा जाता था। वैसे तो उस लोक के कई नाम थे, लेकिन ज़्यादातर लोग पुण्य भूमि के नाम से ही उस लोक को पुकारते थे। उस लोक में फैली ऊर्जा इतनी ज़्यादा शुद्ध हुआ करती है कि एस्लोन के आम नागरिक उस ऊर्जा की थोड़ी से मात्रा से ही कई रैंक बस कुछ ही घंटों में पार कर सकते थे। और हैरानी की बात यह भी थी कि उससे उनके फाउंडेशन पर कोई असर भी नहीं पड़ने वाला था। एक आभा बेहद शुद्ध और सघन मात्रा में हुआ करती थी। रोनन का सफ़र इसी तरह जारी रहा और वो वैसे ही कुछ 2 घंटों की फिसलन के बाद एक जगह आकर रुका। उस जगह पर बेहद अंधेरा था, इतना अंधेरा कि आदमी अपना हाथ तक नहीं देख सकता था। रोनन ने अपनी अंगुली से आग की एक छोटी सी लहर निकली और आसमान में छोड़ दी। उस आग की सहायता से उसे अपने आसपास सब कुछ दिखने लगा। रोनन ने देखा कि वो एक बड़े से खाली मैदान जितने बड़े क्षेत्र में अकेला खड़ा है। उसे दूर दूर तक घास और कुछ छोटी मोटी झाड़ दिख रहे थे। रोनन आगे बढ़ता गया और मैदान के अंत तक पहुंच गया। मैदान के अंत में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक खोखला सा जगह बना हुआ था और उस पेड़ के अंदर भी चट्टानें दिखाई दे रही थी। ये पेड़ शायद अंदर जाने का कोई रास्ता था। रोनन की शक्ति बीते दिनों में बेहद भयानक रूप से बढ़ी थी। उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। वो बेहिचक उस पेड़ के खोखले भाग में चला गया। दरअसल रोनन जब से इस दुनिया में आया है, उसने अपनी शक्ति बढ़ाने पर खास ध्यान दिया था। वो उस बूढ़े के द्वारा दी गई विधि से ट्रेनिंग करता था, तो उसकी शक्ति उसके लोग से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी। रोनन को नहीं पता था क्यों, पर वो अब उस विधि पर हद से ज़्यादा भरोसा भी करने लगा था। वो जब इस दुनिया में आया था तो वो बस एक मामूली सा इंसान जैसे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वो ऊर्जा संघनन स्तर से सीधा हेवनली सम्राट ऊर्जा स्तर के भी शीर्ष पर पहुंच चुका था। लोगों के अनुसार इस स्तर का योद्धा बेहद खास और एस्लोन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता था। रोनन को पता था कि ये शक्ति स्तर तो उसके दुनिया में किसी साधारण से बच्चे का भी होता है, तो उसने अपनी शक्ति तेजी से बढ़ाई थी। रोनन पेड़ के अंदर कुछ देर तक चलता रहा और उस गुफा के अंत में उसे एक दरवाजा दिखा जिसे एक बड़ा सा सांप रक्षा कर रहा था। रोनन को उसी दरवाजे के पीछे से उसके लोक की आभा आती हुई महसूस हो रही थी। रोनन ने उस सांप को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो मामूली सा हाफ हेवनली सम्राट स्तर का सांप था जिससे उसे की खतरा नहीं था। वो सांप रोनन की आहट पाकर जग चुका था। वो रोनन को देखते हुए बोला, देखो बच्चे, मैंने आज से पहले किसी को भी कोई सलाह नहीं दी है, लेकिन तुम अभी बहुत कम उम्र के हो तो तुम्हें इस जगह से वापस लौट जाना चाहिए। वो सांप रोनन की शक्तियों को नहीं भांप पा रहा था, तो उसे लगा कि वो एक साधारण सा इंसान है जो गलती से यहाँ तक आ गया है। रोनन को पता था कि जीव जैसे जैसे शक्ति सीमा को पार करते हैं तो वो भी कुछ हद तक इंसानों जैसा हो जाते हैं और वो बोलने की क्षमता पा लेते हैं, तो उसे कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। वो उस सांप को देखते हुए बोला, देखो मुझे बस उस दरवाजे के पीछे क्या है वही जानना है। यदि तुम मुझे नहीं रुकोगे तो मैं आसानी से चला जाऊंगा, वरना मुझे तुमसे लड़ना होगा और वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रोनन की घमंड भरी बातों को सुनकर वो सांप गुस्सा हो गए और अपने मुंह को खोलकर जहर की एक फुहार रोनन की फेंक दिया और बोला, आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों खुद को ज़्यादा ताकतवर और घमंडी समझने लगते हैं। सांप को तो लगा था कि इस जहर के फुहार से ही रोनन का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि पहले जितने भी लोग इस जगह पर आए सभी ऐसे ही मारे गए थे। जहर की वो नदी जैसी धार रोनन पर गिरी और कुछ देर के बाद वो गायब हो गई। वो सांप अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसे रोनन की आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला था, पता नहीं क्यों एक मामूली सा जानवर खुद की इतना ज़्यादा घमंडी समझने लगते हैं। रोनन सांप की सोच को उसके मुंह के सामने बोल देता है। वो सांप अगला हमला करने ही वाला होता है कि उसके और तेजी से एक लहर जैसा कुछ आता है और उसके एक आंख में घुस जाता है। सांप को अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहीं जमीन पर छटपटाने लगता है और कुछ देर के दर्द के बाद वो जमीन पर गिर जाता है और तेजी से हौंफने लगता है।
वो सांप रोनन से कहता है, तुम्हें उस गेट के पार ही जाना है, ना तो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे इस जगह की रक्षा तब तक ही करनी है जब तक कोई मुझे ज़्यादा ताकतवर न आ जाए और तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। रोनन उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था कि किसने उसे इस गेट की रक्षा करने बोला और क्यों उससे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति ही उसमें जा सकता है, लेकिन वो सब बाद में भी हो सकता था। रोनन उस सांप को वहीं छोड़कर दरवाजे के पास गया और उसे जोर से धक्का देकर खोल दिया। उसने ये नहीं देखा कि उसके जाते ही वो सांप एक पुरुष में बदल गया और अपनी जगह से गायब हो गया। वो व्यक्ति फिर से एक झोपड़ी के सामने प्रकट हुआ और बोला, गुरुजी, वो उस दरवाजे को खोल चुका है, क्या हमें उसे सब सच बता देना चाहिए कि वो दरवाजा क्यों बनाया गया था? उद्धरण चिन्ह। अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है, हमारा काम उसे उस द्वार को सौंपना था और उसकी शक्ति की जांच करनी थी। वो अगर तुम्हें हरा चुका है तो वो समय दूर नहीं जब वो इस दुनिया में आएगा और अपनी सत्ता को हासिल करेगा। वैसे भी उसे सब सच तो यहाँ पता चल ही जाएगा, तो क्यों हम बेवजह परेशान हो? उन लोगों ने कहा है कि हमें उसकी ताकत की बस समय समय पर परीक्षा लेनी है। शायद अगली बारी मेरी है, तुम अपने काम पर चले जाओ। उसके बाद वो आवाज़ शांत हो गई और वो आदमी वहां से चला गया। इधर रोनन दूसरी ओर अपने सामने वाली चीज को देखकर हैरान परेशान हुआ जा रहा था और उसने कहा, लगता है मैं इसकी भी सहायता से अपने लोक नहीं जा सकता, मुझे इसकी सहायता से स्पेस तोड़कर ही जाना होगा। रोनन ने अपने सामने पड़ी दो चीजों को उठाया और वहां से बाहर निकलकर एक रास्ते ने चल पड़ा। 28 स्पेस द्वार। रोनन ने बाहर आकर देखा तो उसे वो सांप कहीं दिखा ही नहीं, यहाँ तक कि उस सांप का पूरा शरीर ही कहीं हवा में गायब हो चुका था। रोनन ने हर ओर नजर दौड़ाई और उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। रोनन ने जितने सवाल सोच रखे थे कि वो उससे पूछेगा, सभी सवाल धरे के धरे रह गए। रोनन अब कुछ नहीं कर सकता था तो वो उस पेड़ के अंदर से निकला और सीधा उस पेड़ के साइड से बने एक रास्ते की ओर चल पड़ा। रोनन ने पेड़ के अंदर जाते वक्त ही देख लिया था कि उस पेड़ के साइड से एक रास्ता कहीं जा रहा है, तो एक बाहर आके उसी रास्ते चल पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसे उस सांप का कुछ तो सुराग मिले, उसे लगा कि वो सांप इधर ही गया होगा। रोनन जैसे जैसे उस रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था, उसे कई तरह की चीजें दिख रही थी, जैसे कि कई टूटी हुई तलवारें, इंसानी कंकाल और कई और कवच और युद्ध में उपयोग में लाई जाने वाली चीजें। रोनन ने अपने हाथ में एक पुराना सा बक्सा हाथ में निकलते हुए उसे गौर से देखा और बोला, जरूर मुझसे पहले भी कुछ लोग इस ग्रह पर आए होंगे और उन्होंने ही ये स्पेस द्वार यहाँ छोड़ दिया होगा। उनके उपयोग के बाद इसकी ऊर्जा कमजोर पड़ गई होगी और ये काम करना बंद कर दिया होगा। रोनन को उस दरवाजे में पीछे यही स्पेस द्वार मिला था। स्पेस द्वार एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपने लोक की ऊर्जा के कुछ कण डालकर उसका स्थान तय करता है और इसमें प्रवेश कर जाता है। ये स्पेस द्वार उस व्यक्ति को उस लोक की आभा पहचान कर उनके नियत स्थान पर छोड़ देती है। ये स्पेस द्वार में अब भी कुछ रोनन के लोक की आभा थी, लेकिन ये इतने समय से पड़े पड़े कुछ हद तक खराब हो चुका था। इसका अब बस एक बार उपयोग किया जा सकता है, और वो भी तब जब रोनन एस्लॉन की शक्ति सीमा को पार कर स्पेस को तोड़ने की शक्ति पालेगा। जब इंसान किसी ग्रह की शक्ति सीमा के बाहर हो जाता है तो वो ग्रह खुद ही उन्हें अपने ग्रह से बाहर फेंक देती है, ताकि उस ग्रह में निचली ताकत वाले लोगों पर कोई नुकसान न पहुंचे। ये हर ग्रह का नियम होता है। रोनन को पहले से ही ये सब पता था, इसलिए ही वो अपनी ताकत बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। ग्रह जब भी किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से बाहर करती है तो उस समय ये तय नहीं होता है कि वो इंसान कहाँ पहुंचेगा, लेकिन रोनन इस स्पेस द्वार की सहायता से आसानी से अपने लोक के उस स्थान तक पहुंच पाएगा जहां वो पहले जा चुका है, और उसे वो जगह सही से याद होगी। रोनन ने उस बक्से को वापस से अपनी अंगूठी में रखा और अपना सफ़र जारी रखा। उसे अब चलते चलते काफ़ी समय हो चुका था। वो बीच बीच में पवन वेग तकनीक से भी चलता था, लेकिन उसे उस रास्ते का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था, जबकि अब उसकी रफ्तार बेहद भयानक हो गई थी। इधर दूसरी ओर आश्रम के सभी लोगों के सामने सीमांत और उसके चाचा को मारकर आश्रम से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया गया था। सीमांत का साथ देने वाले सभी लोगों को भी पकड़ लिया गया था और उनके लिए भी एक भयानक सजा सोची जा चुकी थी। लोगों को ये भी पता चला कि कैसे रोनन इन्हें मारकर अपने घुटनों के सामने बैठा चुका था। जिन भी लोगों को रोनन की शक्तियों पर भरोसा नहीं था, सबने उससे दूरी बनाने की सोच ली थी। कोई भी रोनन या रोनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। जब ये सब हो रहा था तभी बाहर से भागता हुआ एक व्यक्ति आया और पुरुषोत्तम से जोर से बोला, श्रेष्ठ, पुराने प्रिंसिपल लौट आए हैं, वो आश्रम में आ रहे हैं। ये बात सबके सिर पर बिजली बनकर गिरी। जब तक कोई कुछ सोच पाता, एक बूढ़ा व्यक्ति सबके सामने आ गया और पुरुषोत्तम को देखते हुए कहा, दोस्त, क्या तुमने प्रिंसिपल का पोस्ट संभाल लिया है? अगर संभाल लिया है तो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो वापस जाने लगा। पुरुषोत्तम तेजी से उसके पास गया और बोला, बेवकूफ़, एक तो इतने वर्षों से गायब हो और जब आ गए हो तो अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहते हो। पुरुषोत्तम ने फिर उसे गले से लगा लिया। वो बूढ़ा व्यक्ति भी उसके गले लग गया और उसकी नज़र सीमांत के चाचा के हालत पर पड़ी। वो चौंकते हुए बोला, अरे इसका ये हाल किसने कर दिया? वो सीमांत के चाचा की ओर अंगुली करते हुए बोला। पुरुषोत्तम ने उसे गौर से देखा और बोला, क्या तुमने सच में नहीं पता या नाटक कर रहे हो?
उद्धरण चिन्ह। वो बूढ़ा असमंजस में ही सिर हिला दिया और बोला, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। पुरुषोत्तम ने उससे कहा, ये तुम्हारे पोते रोनन दास ने किया है, वही जिसके वजह से तुम इतने वर्षों से गायब हो। ये बूढ़ा और कोई नहीं, रोनन का दादा निरंजन दास ही था। अब इस बार बूढ़े की चौंकाने की बारी थी। वो पुरुषोत्तम से पूछा, क्या ये सब उसने किया है और वो कब से इतना ताकतवर बन गया? पुरुषोत्तम ने कहा, उसकी ताकत कितनी है वो तो मैं भी नहीं जानता, और वो कैसे ताकतवर बना ये मेरे लिए भी एक रहस्य है। मैं उसकी आभा भी महसूस नहीं कर पाता। दिखने में वो बस एक आम इंसान लगता है, लेकिन उसकी शक्ति किसी ड्रैगन से कम नहीं है। निरंजन दास पुरुषोत्तम से बोले, इसका मतलब वो अभी इसी आश्रम में है। जल्दी चलो, मुझे उससे मिलना है। पुरुषोत्तम ने हामी में सिर हिलाया और सभी उसके पीछे चल पड़े, और जब उस जगह पर पहुंचे तो वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। पुरुषोत्तम आसपास देखते हुए बोला, वो यहीं तो था, कहाँ गया अब वो CH-29 रोनन पर सैनिकों का हमला? निरंजन ने पुरुषोत्तम की ओर देखते हुए पूछा, दोस्त, तुमने तो कहा था कि वो यही है, पर मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पुरुषोत्तम ने असमंजस की स्थिति में कहा, मैं जब यहाँ से जा रहा था तब तो वो यहीं खड़ा था, और मैंने उसे जब साथ चलने को कहा तो वो नहीं गया, और हमें जाने को कहा और वो यहीं रुक गया। इन दोनों की बातें जो सौरभ सुन रहा था, वो आगे आते हुए बोला, प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि रोनन दास कहाँ गए होंगे, इसका मुझे थोड़ा बहुत अनुमान है। सौरभ की बात सुन पुरुषोत्तम ने कहा, हाँ तो बताओ वो कहाँ गया है? उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने झट से एक गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरी बार जब हम सब यहाँ से जा रहे थे तो रोनन दास जी ने मुझसे उस गड्ढे के बारे में पूछा था, और उन्हें देखकर लगता था कि वो उस गड्ढे में काफ़ी रुचि रखते हैं, और आपको तो पता ही है कि उनकी शक्ति कितनी भयानक है, और वो जरूर इस गड्ढे में ही गए होंगे। पुरुषोत्तम ने उस गड्ढे को गौर से जाके देखा और कुछ सोचते हुए निरंजन की ओर मुड़ा और बोला, क्या हमें इस गड्ढे में जाकर देखना चाहिए? हो सकता है कि हमें कुछ और बात पता चल जाए। पुरुषोत्तम ने उस गड्ढे को गौर से जाके देखा और कुछ सोचते हुए निरंजन की ओर मुड़ा और बोला, क्या हमें इस गड्ढे में जाकर देखना चाहिए? हो सकता है कि हमें कुछ और बात पता चल जाए। निरंजन ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगा। तुम लोगों के कहे अनुसार मुझे समझ आ चुका है कि वो काफ़ी ताकतवर बन चुका है, क्यों न तब तक तुम मुझे उसके बारे में विस्तार से बताओ। सबको निरंजन का ये प्रस्ताव अच्छा लगा और सभी एक कमरे में चले गए, जहां सबसे पहले सौरभ ने रोनन के किस्से बताना शुरू किए कि कैसे रोनन ने सबसे पहले शौर्य साम्राज्य के राजा को सबके सामने मार और निरुपमा को राजगद्दी सौंपी, कैसे उसने प्रतियोगिता का आयोजन किया और कैसे उस प्रतियोगिता में एक और देश के राजा को मार दिया और उस देश को शौर्य साम्राज्य में मिला दिया। उसके बाद पुरुषोत्तम ने बताना शुरू किया कि कैसे आश्रम में आते ही उसने और उसके छात्रों ने तबाही मचाई और कैसे प्रिंसिपल का घर तबाह कर दिया और इस जगह तक पहुंचा। निरंजन दास रोनन में कारनामों से पूरी तरह अचंभित थे, और भले किसी को पता हो या न हो, पर उसे पता था कि रोनन कैसे बचपन से ही पागल की तरह करता था, और उसकी शक्ति तो बचपन से अब तक बस मामूली सी बढ़ी थी। जब उसने सुना कि रोनन प्रिंसिपल के घर गया था, उसे ये भी समझ आ गया कि रोनन ने जरूर उस डायरी को पढ़ लिया होगा और उसे सारी सच्चाई भी पता चल गई होगी। निरंजन दास को थोड़ा दुख भी था कि रोनन उसे अपना दादा अब नहीं पुकारेगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि रोनन अब खुद को संभाल सकता है और उसकी शक्ति शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है। निरंजन दास को थोड़ा दुख भी था कि रोनन उसे अपना दादा अब नहीं पुकारेगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि रोनन अब खुद को संभाल सकता है और उसकी शक्ति शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हो गई है। निरंजन को जब रोनन मिला था तब वो बस उसे एक जिम्मेवारी की तरह बड़ा कर रहा था, लेकिन समय बीतते हुए वो उसे अपना खुद का पोता मानने लगा था और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे जब रोनन दिया गया था तो उन लोगों ने ही उससे कहा था कि उसे रोनन को 19 वर्ष पूरा होने के बाद कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना है, और निरंजन अपनी उसी वादे को पूरा करने के लिए गायब हो गया था। पुरुषोत्तम ने जब देखा कि निरंजन अपने ही किसी सोच में गुम है तो वो उसे हिलाते हुए बोला, किस सोच में गुम हो? अरे, तुम्हारा पोता अब समझदार हो चुका है और उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। तुम्हें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कोई और उससे न उलझ जाए, वरना उस पर शामत आ सकती है। पुरुषोत्तम की बातों पर सौरभ ने भी सिर हिला दिया। निरंजन ने अपने सभी ख्यालों को झटकते हुए कहा, क्या तुम सब ने उसे अपना प्रिंसिपल चुन लिया है? उद्धरण चिन्ह। पुरुषोत्तम और सौरभ ने एक दूसरे की ओर देखा और पुरुषोत्तम ने कहा, वैसे तो हम सब ने उसे ही प्रिंसिपल बनाने का सोचा था, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो तुम ही बनोगे, और वैसे भी उसे प्रिंसिपल बनने में थोड़ी भी रुचि नहीं है। निरंजन ने अचंभित होते हुए कहा, क्या उसे प्रिंसिपल नहीं बनना है? लेकिन ऐसा क्यों? पुरुषोत्तम ने कहा, अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, और शायद किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि सौरभ ने उसके छात्र से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता है। निरंजन ने कहा, अच्छा, उसने एक छात्र बनाया है, कौन है वो और क्या खास है उसमें? सौरभ ने डरते हुए कहा, वो लड़की रोनन के जैसे ही भयानक और क्रूर है, वो भी लोगों को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचती। सौरभ को याद था कि उस लड़की ने कैसे 2 लोगों को पीटने के बाद एक बार भी उन्हें मुड़कर तक नहीं देखा था। निरंजन की रुचि उसमें बढ़ गई और उसने कहा, चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
सभी निरंजन के कहने पर निष्ठा के घर की ओर चल पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलने वाला था। और तब निरंजन को सौरभ के डर का कारण समझ आने वाला था। एक तरफ जहां सभी निष्ठा के घर की ओर जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रोनन इस गड्ढे के अंदर चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां उसे ऊपर रोशनी दिख रही थी। रोनन को लगा था कि उसे इस गड्ढे से निकलने में ही कई दिन लगने वाले थे। रोनन ने उस गड्ढे पर ऊपर चढ़ना शुरू किया और कुछ समय में ऊपर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। वो राहत की सांस ले ही रहा था कि कुछ अनजान सैनिकों ने उसके ऊपर हथियार तान दी। 36 राजा का खौफ और निष्ठा का गुस्सा। रोनन ने अपने चारों ओर देखा और उसे हर ओर सैनिक अपने हाथों में लिए हथियार लेकर उसकी ओर ताने हुए दिख रहे थे। सभी रोनन को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो उनके खास क्षेत्र में बिना अनुमति के घुस आया हो। बात भी तो सही ही थी कि वो किसी और क्षेत्र में घुस आया था। वो शांति से वहीं खड़ा रहा और उन सैनिकों के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो और तुम इस गड्ढे से कैसे बाहर आए? रोनन ने उस सैनिक को कहा, मेरा नाम रोनन दास है और मैं ऐसे ही एक गड्ढे में किसी और जगह प्रवेश किया था और इस गड्ढे से बाहर निकल पाया। रोनन ने उस सैनिक को कहा, मेरा नाम रोनन दास है और मैं ऐसे ही एक गड्ढे में किसी और जगह प्रवेश किया था और इस गड्ढे से बाहर निकल पाया। उसी सैनिक ने दूसरा सवाल पूछा, तुम किस जगह की गड्ढे में गए थे? ऐसा दूसरा गड्ढा तो और कहीं हमारे देश में है ही नहीं। रोनन ने कहा, मैं गुरुदत्त आश्रम के गड्ढे में प्रवेश किया था और इस जगह से बाहर निकला। उन सभी सैनिक को गुरुदत्त आश्रम के बारे में पता था और वो आश्रम से जुड़े मामले स्वयं हल नहीं कर सकते थे और इसके लिए उन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करनी पड़ती। उसी सैनिक ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा, हम गुरुदत्त आश्रम के लोगों से बात करके आपको सूचित कर देंगे, आप तब तक हमारे साथ चलिए। उस सैनिक का लहजा अब बड़ा अच्छा हो गया था। उन सभी सैनिक को गुरुदत्त आश्रम के बारे में पता था और वो आश्रम से जुड़े मामले स्वयं हल नहीं कर सकते थे और इसके लिए उन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करनी पड़ती। उसी सैनिक ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा, हम गुरुदत्त आश्रम के लोगों से बात करके आपको सूचित कर देंगे, आप तब तक हमारे साथ चलिए। उस सैनिक का लहजा अब बड़ा अच्छा हो गया था। रोनन को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो उसने उस सैनिक से पूछा, दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा देश है? जहां तक मुझे पता था कि ऐसा एक गड्ढा सोनपुर में है। उस सैनिक ने रोनन की शंका दूर करते हुए कहा, हाँ, ये एक सोनपुर ही है और अभी आप सोनपुर देश के राजपुर शहर में हैं और हाँ, ये गड्ढा सोनपुर में ही है। रोनन ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, तो मैं सोनपुर पहुंच गया। क्या आप मेरा एक सूचना राजा वृषभान सिंह तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं कि उनका एक मित्र शौर्य साम्राज्य से मिलने आया है? सैनिक ने चौंकते हुए कहा, अभी आपने कहा था कि आप गुरुदत्त आश्रम से आए हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप शौर्य साम्राज्य से हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सैनिक को लग रहा था कि ये आदमी उसे बातों में गोल गोल घुमा रहा है। रोनन ने कहा, तुम बस उनसे इतना कहना कि आपकी बेटी अनाया आश्रम में पहुंच चुकी है और महारानी निरुपमा का खास दोस्त उनसे मिलने आया है, वो खुद समझ जाएंगे। रोनन को उम्मीद थी कि राजा खुद समझ जाएंगे। उस सैनिक ने बात को हल्के में लिया और हामी में सिर हिला दिया और रोनन को पास में ही बने एक घर में ठहरने को बोल वो सभी सैनिक सूचना देने के लिए अपने बड़े अधिकारियों के पास पहुंच गए। जब उन सैनिकों के अधिकारियों तक ये सूचना पहुंची तो सबने राजा तक सूचना पहुंचाना सही समझा, क्योंकि मामला गुरुदत्त आश्रम से जुड़ा था, भले ही इस मामले में कोई सच्चाई हो या न हो। राजा वृषभान सिंह अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी एक आदमी उन तक ये सूचना लेकर पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, एक सूचना है जो मुझे आपको देना है। राजा ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे आराम करने का समय है? अगर कोई सूचना है तो कल मुझे देना। उस आदमी ने डरते हुए कहा, ये सूचना राजकुमारी अनाया से जुड़ी है। कोई व्यक्ति हमें मिला है और वो बोल रहा है कि राजकुमारी आश्रम पहुंच चुकी है। राजकुमारी का आश्रम में चयनित होने की बात सबको पता था, तो ये कोई नई बात तो थी नहीं। तो राजा ने गुस्से में कहा, ये बात सबको पता है, वो आदमी जरूर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, जाओ उसे पकड़कर 100 कोड़े लगाओ। वो आदमी ने राजा की बात पर सहमति ने सिर हिलाया और वापस जाने लगा, लेकिन तभी उस कुछ और याद आया और वो वापस आकर बोला, महाराज, एक और सूचना है जो उसने हमें दी है और शायद वो कुछ काम की हो। राजा ने वापस से गुस्से में ही कहा, वो आदमी जरूर हम सब के बेवकूफ़ बनाकर इनाम लेना चाहता है, उसे तो और कड़ी सजा देनी चाहिए। राजा को ऐसे ठग लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो दूसरों से झूठी जानकारी के बदले इनाम लेने की उम्मीद करते थे। वो आदमी राजा की बात सुनकर वो बात बिना बोले वापस जाने लगा और उस जगह से निकलने ही वाला था कि उसे राजा की आवाज़ वापस सुनाई दी। राजा ने कहा, वैसे और कौन सी बात है जो उसने कहा है जो तुम बोलने वाले थे? राजा ने सोचा, क्यों न पूरी बात सुन ली जाए, हो सकता है कुछ जरूरी जानकारी निकल जाए। उस आदमी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि वो शौर्य साम्राज्य के नई महारानी निरुपमा का खास दोस्त है और आपका वो नाम भी जानता है और वो आपका नाम भी बिना किसी डर के ले रहा था। उन सैनिकों ने अपने अधिकारियों को बताया था कि रोनन कैसे बिना डरे राजा का नाम ले रहा था।
राजा ने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे कुछ समय पहले हुई कुछ घटना याद आई और राजा अपने कमरे से भागते हुए बाहर आया और उस सूचना देने वाले आदमी का कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो महारानी का खास दोस्त है और वो गुरुदत्त आश्रम से आया है। उस आदमी ने हामी में सिर हिला दिया। राजा को ज्यादा समय नहीं लगा सभी तारों को जोड़ने में। महारानी निरुपमा का खास दोस्त रोनन ही था और वो ही कुछ समय पहले आश्रम गया था और इकलौता वही ऐसा इंसान था जो किसी का भी नाम बिना डरे ले सकता था। राजा अब डरते हुए कहा, वो अभी कहाँ है? क्या वो हमारे राजमहल में है? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज, वो तो अभी राजपुर के सैनिक गृह में है और उन्हें शायद वहां के सैनिकों ने अपने साथ रखा हुआ है। राजा ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोगों ने उन्हें सैनिक गृह में रखा है? क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? जाओ जल्दी जाओ और उन्हें इज्जत से यहाँ लेकर आओ। राजा का तो ये सोचकर ही दिल धड़कने लगा था कि कहीं रोनन ने अब तक राजपुर को लाशों से बिछा न दिया हो। वो आदमी जाने लगा और तभी राजा ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो अभी गुस्से में भी हो सकते हैं। राजा का ये हाल वो व्यक्ति पहली बार देख रहा था, क्योंकि उनके राजा एक बेहद शक्तिशाली आभा अपने आसपास रखते थे और उनका हाल कभी भी इतना खराब नहीं हुआ था। उनके राजा तो हमेशा लोगों को डराए हुए रखते थे, लेकिन आज एक नाम से ही उनकी हालत खराब थी और वो भीगी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहे थे। वो व्यक्ति भी देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम ही राजा के दिल में खौफ जगाने के लिए काफ़ी है। उस व्यक्ति ने अब तक कल्पना भी कर ली थी कि जरूर उस व्यक्ति के 2 बड़े बड़े सींग होंगे और उसके 4 हाथ होंगे। वो व्यक्ति राजा का सबसे खास व्यक्ति और सोनपुर के सेना विभाग का सबसे ऊंचा व्यक्ति था। राजा भी उसे काफ़ी सम्मान दिया करते थे। उस व्यक्ति की ताकत राजा से थोड़ी ही कम थी, लेकिन वो राजा को भी पराजित करने की शक्ति रखता था, लेकिन वो भी राजा को डरा नहीं पाया था। इधर एक ओर राजा और उसका सेनापति राजपुर के लिए निकल चुके थे, वहीं दूसरी ओर आश्रम में निरंजन दास और सभी लोग सामने के नज़ारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उनके सामने एक छोटी सी लड़की कुछ 40 से 50 लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी और सभी लड़के रहम की भीख मांग रहे थे। किसी के गाल फूले थे, किसी के हाथ टूटे हुए थे तो कोई लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन सभी उस जगह से भागना चाह रहे थे। सौरभ ने ये देखकर बोला, इन बेवकूफ़ों ने क्या कर दिया जो मैडम निष्ठा इतना गुस्से में है? जरूर इनकी ही गलती रही होगी। सौरभ को पता था कि निष्ठा एक शांत स्वभाव की लड़की है और वो सिर्फ रोनन की बात मानती थी और वो कभी भी दूसरों पर हमला नहीं करती थी। सौरभ ने तुरंत होश संभाला और आगे जाकर निष्ठा के सामने खड़ा हो गया और झुकते हुए बोला, मैडम क्या गलती की है इन्होंने? अगर कुछ हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। सौरभ की उम्र भले ही निष्ठा से काफ़ी कम हो, लेकिन वो रोनन की छात्र थी और उसकी शक्ति भी उससे ज़्यादा थी। इस हिसाब से वो उम्र में भी छोटी हो, लेकिन बाकी चीज़ में उससे ऊंची थी। निरंजन ने निष्ठा को देखते हुए कहा, तो तुम रोनन की छात्र हो? मुझे लगा नहीं था कि वो लड़का कभी इतने काबिल छात्र भी बना पाएगा। निष्ठा ने निरंजन को गुस्से से घूरते हुए बोला, और तुम कौन हो जो मेरे गुरु के काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम्हें भी इनकी ही तरह पिटाई खानी है? निष्ठा के दिल में निरंजन को देखकर थोड़ा सा भी डर नहीं था।